मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पीएम मोदी का दक्षिण अफ्रीका दौरा 21 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 20वें G20 लीडर्स समिट में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने फिर ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। समारोह में शामिल हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। कहा, ये जनता के विश्वास और सरकार के प्रयास की जीत है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जन्मदिन। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर दी जन्मदिन की बधाई। उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए भी की कामना। एलटीवी सभागार में प्रेरक नाट्य मंचन का आयोजन। लोकमाता रानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। सीएम रेखा गुप्ता ने की कार्यक्रम में शिरकत। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आप देख रहे हैं हमारा खास चैनल। शुरुआत करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करते रहेंगे। वो वहां 20वें G20 लीडर्स समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लगातार चौथी बार जब यह शिखर सम्मेलन अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। समारोह में शामिल होकर प्रधानमंत्री ने जनता का अभिवादन किया और अपना विशेष गमछा लहराकर बिहार की जनता का भी खास धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में पूरा गांधी मैदान उत्साह से झूम उठा। दिल्ली लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यह विषय आईपीयू जैसे संसद के राष्ट्रीय मंचों पर भी हमेशा उठाया जाता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र और उसके चार्टर का पूर्ण अवलोकन और भिन्न मुद्दों पर बटे विश्व के सुरक्षित भविष्य के लिए वैश्विक शासन और व्यवस्था 80 वर्ष पहले वैश्विक रूप से चुनौतियां अलग थीं और बदलते समय के अंतर्गत वैश्विक चुनौतियों में भी परिवर्तन हो चुका है। ये विषय चाहे आईपीयू जो इंडियन पार्लियामेंट यूनियन है, संसद का राष्ट्रीय मंच होता है जिस पर देश के अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, चाहे सीपीए हो, इस सभी वैश्विक मंच पर यह विषय हमेशा आता है कि संयुक्त राष्ट्र उसके चार्टर का पुनः अवलोकन और विभिन्न मुद्दों पर बटे विश्व में सुरक्षित भविष्य के लिए वैश्विक शासन व्यवस्था। Today's issue is very sensitive. There are various platforms like IPU, IPC, CPA. On such platforms, global leaders from parliamentary institutions come together and discuss various issues. Especially, there is a recurrent issue that is related with the Charter of United Nations. This is a really very important issue, and that is the global governance for a harmonious future in a divided world. ये बात सही है कि 80 वर्ष पहले वैश्विक रूप से चुनौतियां अलग थी और बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर वैश्विक चुनौतियों के अंदर परिवर्तन आया है और इसीलिए आज वर्तमान में दुनिया के अधिकतम देश और लोकतांत्रिक संस्थाओं की ये हमेशा मांग रहती है कि यूएनओ की वैश्विक संस्था पर आज की परिस्थितियों के अनुसार, आज की वास्तविक स्थितियों के अनुसार, आज की चुनौतियों के अनुसार
उसमें परिवर्तन होना ही चाहिए, ऐसा विचार सभी प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। World was very different 80 years ago. Today situations are entirely different. The challenges humanity faced then are completely different from the challenges it faces today. Therefore, certain global institutions require reforms. Reforms that reflect the realities of the world. Therefore, many democracies, including India, do think that such global institutions go through a change. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का हमेशा मानना रहा है कि वैश्विक शासन के लिए सुधार वर्तमान की आवश्यकता है, जिससे हम न्यायपूर्ण, समावेशी और अधिक प्रतिनिधित्व वाला एक जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसके अंदर आज की परिस्थितियों के अनुसार उसमें निर्णय हो, फैसले हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधियों की समावेशी हो, भागीदारी हो। India has always advocated for a more just, inclusive, participative UN Global Charter. और इसीलिए 2024 में संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर में हमारे लोकप्रिय और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस संदर्भ में कहा था कि सुधार प्रासंगिक बने रहे, इसलिए आज सुधार की आवश्यकता है और ये इसकी कुंजी भी है। नई दिल्ली में आयोजित एनसीडीसी की 92वीं सामान्य परिषद की बैठक को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी आज देश भर की सहकारी समितियों के सशक्तिकरण और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक मजबूत माध्यम बनकर उभरा है। अमित शाह का कहना है कि सहकारिता मॉडल को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है और एनसीडीसी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आईटी सेक्टर के विशेषज्ञों और उद्योग हितधारकों के साथ 8वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के तहत आयोजित की गई है। बैठक में तकनीकी नवाचार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी सेक्टर की मजबूत करने से जुड़े कई अहम सुझावों पर चर्चा हुई। इस बजट पूर्व बैठक को आईटी सेक्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ आखिरकार ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता के विश्वास की जीत है, सरकार के प्रयास की जीत है और बिहार में विकास की जीत है। जीत है, सरकार के प्रयास की जीत है और बिहार में विकास की जीत है। ये जनता के विश्वास की जीत है, सरकार के प्रयास की जीत है और बिहार में विकास की जीत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने आगे लिखा कि आप इसी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को नई गति देते रहें। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन को प्रदान करें। एलटीजी सभागार में लोकमाता रानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म
त्रिशताब्दी के उपलक्ष्य में प्रेरक नाट्य मंचन देखने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची, जिसकी जानकारी देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि नाट्य मंचन देखना एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। रानी अहिल्याबाई का शासन रामराज्य का जीवंत स्वरूप था, जहां न्याय, करुणा, लोक कल्याण और सांस्कृतिक उत्थान एक साथ प्रभावित होते हैं। काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, मथुरा और हरिद्वार जैसे असंख्य तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण के माध्यम से उन्होंने भारत की आत्मा को पुनः जागृत कर दिया है। लोक माता के नारी सशक्तिकरण के मूल्यों को आज का भारत नई शक्ति, नए आत्मविश्वास और नए सम्मान के साथ आगे बढ़ा रहा है। दिल्ली सरकार का प्रयास है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा साहित्य और हमारा इतिहास पीढ़ियों को दिशा देने वाली जीवंत प्रेरक शक्ति बनकर आगे बढ़े। सीएम रेखा ने हिंदी अकादमी तथा कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग को हार्दिक बधाई दी, जिन्होंने इस नाट्य मंचन को संभव बनाया। इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज, कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। भारत के महान धावक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की जयंती पर सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने पोस्ट में मिल्खा सिंह को भारतीय खेलों में गौरव की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला अनुशासन, संकल्प और राष्ट्रीय भक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने आगे लिखा कि मिल्खा सिंह ने अपने अद्वितीय प्रदर्शन से दुनिया भर में भारतीय ध्वज को शान से लहराया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि पुरानी दिल्ली यानी कि वर्ल्ड सिटी के सौंदर्यकरण और सुनियोजित विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यहां के निवासियों और व्यापारियों को भरोसेमंद और उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एसआरडीसी का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। ये पहल केवल एक योजना नहीं है, बल्कि पुरानी दिल्ली की पहचान, सुविधा और भविष्य तीनों को मजबूत करने की दिशा में एक गंभीर और दूरदर्शी कदम है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युग दुनिया को विभिन्न कनेक्टिविटी मोड और आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यंत गहराई से जोड़ रहा है। बीजेपी सांसद ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित मोटो एक विश्व एक परिवार हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ वसुधैव कुटुंब से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधि जब एक मंच पर बैठते हैं तो यह भावना स्वाभाविक रूप से पनपती है कि हम सभी एक ही वैश्विक परिवार का हिस्सा हैं। Welcome you, the country which is not just the biggest democracy on earth, but at present in terms of population the largest country on earth. And not only this, which is the youngest country on earth, and not only this, which is the oldest surviving civilization on earth. And also, at present, we are the fastest growing economy among all major economies on earth. And we are the oldest civilization, but you know that among the most advanced, technologically advanced platform of digital transaction, India is number one in the digital transaction in the world, and it's not just number one. We are contributing 48% of the digital transaction, which accounts more if you put America and China together. That shows how the country is changing. Now look how the world is changing. As Geeta Gandhi ji was saying, that at present we are living in an era which is interconnecting the world very intensely with technology, with various mode of connectivity. As the motto of this institution is Jai Jagat. And you remember in G20 summit, the motto decided by our Prime Minister Shri Narendra Modi of the summit was One World, One Family, which is derived from our ancient traditional texts, ancient Sanskrit texts
The word is Vasudhaiva Kutumbakam, means entire world is one family. That has become the motive of G20. And today we are sitting here from the various parts of the world. So we should have a feeling of one family. And I would also say are changing. In the last couple of years, the type of economic strategic changes which the world is witnessing, as the topic of today is the UN Charter should have a relook about the changing situation. But how the world changes and how we are able to understand that. यशोभूमि IICC सेक्टर 25 में एक दिवसीय शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीवा लर्निंग सिस्टम ने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। देश भर से आए शिक्षा संस्थानों, स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों के बीच जीवा ने स्कूल शिक्षा में हो रहे नवाचार और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों पर अपने अनुभव साझा किए। जीवा लर्निंग सिस्टम कई वर्षों से स्कूल्स में ट्रेनिंग मॉड्यूल, नए शिक्षण तकनीकी और डिजिटल लर्निंग समाधानों पर काम कर रहा है। संस्था का लक्ष्य बच्चों और शिक्षकों को ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराना है जो व्यावहारिक हो, सरल हो और भविष्य की बदलती जरूरतों के अनुरूप हो। कार्यक्रम के दौरान जीवा लर्निंग सिस्टम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषपाल चौहान भी उपस्थित रहे। उन्होंने शिक्षा के बदलते स्वरूप, तकनीक की भूमिका और जीवा द्वारा किए जा रहे नवाचारों पर विस्तार से चर्चा की। लर्निंग सिस्टम का मेन उद्देश्य है कि जो आज पेरेंट्स की एक विचारधारा है कि बच्चों को नंबर लाने के लिए स्कूल भेजा जाए, और स्कूलों की भी ये विचारधारा है कि मेरा 100% रिजल्ट आए और बच्चे के 100 में से 100 नंबर आ जाए। इस विचारधारा को बदलने के लिए कि बच्चे को पढ़ने नहीं सीखने भेजिए, और अध्यापक क्लास में पढ़ाने के साथ साथ उसको सिखाए, उसमें स्किल उत्पन्न करे, दक्षता, निपुणता उत्पन्न करे। और मेन उद्देश्य इसका ये है कि दूसरा, जो आज हम फैसिलिटीज के पीछे पड़े हुए हैं, एयर कंडीशन स्कूल होना चाहिए, एयर कंडीशन बस होनी चाहिए, हॉर्स राइडिंग होनी चाहिए, लेकिन क्या बच्चों का विश्वास पेरेंट्स में, टीचर में बढ़ रहा है, जो कि आज घट रहा है। दूसरा, बच्चों को हम ज्ञान दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका माइंड, जो मन है, वो उत्तेजित हो रहा है, एजिटेटेड हो रहा है, गुस्सा जल्दी आता है, धैर्य नहीं है। और तीसरा इसका यह है कि शिक्षा के साथ साथ वैल्यूज और एथिक्स, चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए, यही जीवा लर्निंग सिस्टम का उद्देश्य है। देखिए, मेनली जीवा लर्निंग सिस्टम के 3 फायदे हैं। पहला है कि बच्चा अपने आप को जानता है कि मेरी जो बुद्धि है, मेरा स्वभाव है, मेरा गुण है, मेरा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। दूसरा, मैं अपने बुद्धि गुण स्वभाव के अनुसार ही अपने सब्जेक्ट चूज करूं, अपना प्रोफेशन चूज करूं, और मुझे मालूम है कि मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी कहां दे सकता हूं। जैसे कि हम विराट कोहली को बॉलिंग नहीं सिखा सकते, उससे हम बैटिंग ही कराएंगे। और तीसरा इसमें यह है कि बच्चा भारतीय ज्ञान, विज्ञान, कला के अनुसार अपनी जीवन शैली बनाए और एक अच्छा वर्ल्ड सिटीजन बने, एक अच्छा नागरिक बने जो राष्ट्र का निर्माण कर सके। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।